अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वज़ीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ते हुए सुल्तान के सामने जा पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, आप मुझे देखना चाहते थे और मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। दूसरी तरफ एल्म किले में बालन माकस से कहता है, एल्म के लोग मेहनती हैं माकस, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उन्हें मायूस नहीं किया, इसलिए हम उनका साथ देंगे। उन्होंने जो कुछ मेहनत से तैयार किया है उसके लिए उन्हें भुगतान किया जाएगा। ये सुनकर माकस कहता है, मुझे उम्मीद है कि हमें बंदरगाह में खरीदार मिल जाएंगे। तो बालन कहता है, हम ढूंढेंगे, हम जो फल उगाते हैं उसके बदले दूसरी चीज़ें खरीदेंगे, जैसे गेहूं जो एल्म में नहीं उगती। अगर हम अपनी ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाकर इस व्यापार को जारी रखें तो एल्म के हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे। उधर शाम में सुल्तान वज़ीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, वो मामलात चलते रहेंगे जिन्हें तुमने शुरू किया। सलाहुद्दीन, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे नहीं मालूम कि मिस्र में क्या हो रहा है। तो वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर आप मेरे बारे में गलत सोचकर यारुकी को न भेजते तो मैं तब भी यहाँ पहुँच जाता। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैंने गलत सोचा? हाँ, तुम्हारे लहजे से लगता है कि तुम हो जो मेरे हुक्म को बुरा समझते हो। और यारुकी कहाँ है? तो वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसका सर अभी उसके कंधों पर सलामत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने जुर्म पर शर्मिंदा होगा। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं, कौन सा जुर्म? मैंने ही उसे हुक्म दिया था कि वो तुम्हें यहाँ लाए। तो वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमेशा की तरह उसने आपके हुक्म का फ़ायदा उठाया और मेरे काम में रुकावट डाली, मगर उसे वो मिला जिसका वो इस बार हकदार था। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं, तुमने उसके साथ क्या किया? बताओ, तुमने यारुकी के साथ क्या किया? तो वज़ीर कहते हैं, वो ही आपको बेहतर बता सकता है, अगर उसमें आपसे बात करने की हिम्मत बची हो। दूसरी तरफ यारुकी एक पहाड़ी पर बैठा गुस्से में दिखता है और वो लम्हा याद करता है जब वज़ीर सलाहुद्दीन ने उस पर मुके और भूसे बरसाए थे। यारुकी के पीछे खड़ा बहादुर भी उसे इस हालत में देखकर परेशान होता है। उधर शाम में सुल्तान कमरे में खड़े पहरेदारों को बाहर जाने का हुक्म देते हैं। जब सब सिपाही बाहर निकल जाते हैं तो सुल्तान गुस्से से वज़ीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, तुम ये कैसे कर सकते हो? उस शख्स के खिलाफ हाथ कैसे उठा सकते हो जो मेरी नुमाइंदगी करता हुआ तुम्हारे पास आया था? भाई के खिलाफ उठाया गया हाथ इत्तेहाद को तोड़ता है और इंसाफ को जख्मी करता है। तो वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर उसने आपके हुक्म से केरक पर मुझे हमला करने से न रोका होता तो मैं आपके लिए लाट गए और चातलोन के सर लेकर आता। सुल्तान कहते हैं, हुक्म मेरा था, अगर उस हुक्म की वजह से कुछ हुआ है तो जिम्मेदारी मेरी होगी, मगर कोई वजह नहीं जो यारुकी के साथ किए गए सलूक को जायज़ ठहराए। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर मेरे साथ केरक पर हमला करने की बजाय मेरा रास्ता रोकना आपको मुनासिब लगता है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं, मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी अक्ल बड़ी है, मैं मानता हूँ, मगर समझदार तुम अकेले नहीं हो। अगर तुमने मेरे हुक्म की तामील करके कैदियों को रिहा न किया होता तो शायद आज मैं इमले के साथ मोलभाव की मेज़ पर बैठा होता और केरक के रास्ते हमारे लिए खुल चुके होते। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने आपसे जो सीखा उसी पर अमल किया, मैंने इंसाफ किया। एक वज़ीर अगर काजी के फैसले की तामील न करे तो वो अपनी साख कैसे बचाएगा? सुल्तान पूछते हैं, अगर काजी ने गलत फैसला दिया हो तो क्या होगा? फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दिए बिना तुमने तुरंत उसे कैसे रिहा किया? और जब तुम खुद उस मामले में शामिल थे, उस औरत ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, क्या वहाँ रहम की ज़रूरत थी? वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं उस पर रहम क्यों करूँगा? सुल्तान कहते हैं, मैं नहीं जानता, शायद तुमने उसकी हिमायत की जैसे तुमने एल्म किले के साथ की। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, क्या होता अगर चातलोन की एबल में बुतपस्त हुकूमत होती? मैंने वहाँ के मुसलमानों के लिए किया, अगर मैंने किसी पर एहसान किया तो वो वहाँ के मुसलमान थे। सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मिस्र तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था कि तुमने एबल को भी सुधारने की कोशिश की। ये खत पढ़ो, देखो तुमने जो पत्थर फेंका था उसकी गूंज कहाँ से आ रही है। ये सुनकर वज़ीर सलाहुद्दीन खत पढ़ने लगते हैं। सुल्तान कहते हैं, मेरा बेटा मलिक सालेह लगभग अपनी जान गंवा बैठा था तुम्हारी वजह से। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैं मलिक सालेह की जान को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझता हूँ, जैसे मैं उम्मत के तमाम बच्चों को समझता हूँ। सुल्तान कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर तुम्हारे उस बिन मशवरे के कदम की वजह से तख्त का वारिस मरने वाला था। अगर मेरे बेटे को नुकसान पहुँच जाता तो क्या होता? वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे पास एबल में आपको खबर देने का वक्त नहीं था, मेरे सुल्तान। अगर मैं इंतज़ार करता तो एल्म चातलोन के कब्ज़े में चला जाता। सुल्तान कहते हैं, तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुमने यही मुनासिब समझा, तुमने अपनी मर्जी से अमल किया। अच्छा सलाहुद्दीन, बहुत खूब, यही करते रहो, देखते हैं ये रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाता है। वज़ीर सलाहुद्दीन फरमान वापस करते हुए कहते हैं, ये है वो आपका फरमान जिसके तहत मैं इस तख्त पर बैठा था।
मैंने जो कुछ किया उसी इख्तियार के तहत किया जो आपने मुझे दिया। अगर आप मेरी वजारत से राज़ी नहीं तो यह आपका हक है कि जो कुछ आपने दिया वापस ले लें। दूसरी तरफ कुद्स में लॉर्ड गया सबीला के पीछे होता है और कहता है, बहुत जल्द आपको फैसला करना होगा। कुद्स के लोग अपनी शहजादी को अकेला देखने के आदी नहीं हैं। सबीला कहती है, हाँ मैं फैसला करूंगी और वो फैसला कुद्स के आसपास फसाद फैलाने वालों के खिलाफ लड़ने का होगा। ये सुनकर लॉर्ड गया कहता है, आपको इसके लिए किसी माहिर के साथ इत्तेहाद करना होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप मुझसे नाराज़ हैं। सबीला जवाब दिए बिना आगे बढ़ जाती है। उधर शाम में सुल्तान कहते हैं, अपने आप को दुरुस्त करने के बजाय तुम ये कह रहे हो कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। मुझे ललकार कर वजारत से बर्खास्त हो जाओगे। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरा मतलब है अगर आप फैसला करना चाहते हैं तो रास्ता साफ है। सुल्तान फरमान वापस लेते हुए कहते हैं, इससे पहले कि तुम ये फरमान वापस करो, क्या तुमने इसे खोलकर दोबारा पढ़ा? देखो, इसमें लिखा है, ए ईमान वालों, अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करो। तुमने एक बार जिम्मेदारी ली है तो या तो अपना वादा पूरा करो या फिर ये फरमान अपने सर के साथ वापस दो। कुद्स में बादशाह इमलिक विलियम से कहता है, बालन ने जो किया, जब मैं सोचता हूं तो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। काश मैं एलन को चातल को दे देता और सबको मार डालता। विलियम कहता है, फिक्र न करें, आपने सही फैसला किया है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि बालन को एक और मौका देना चाहिए। बादशाह इमलक कहता है, विलियम, तुम्हारी राय हमेशा मेरे रास्ते को रोशन करती है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बालन पर तुम्हारा जोर मुझे परेशान करता है। उसी वक्त लॉर्ड गया आता है तो बादशाह इमलक कहता है, लॉर्ड गया, वो एलन से याफा तक सामान ले जाने की खबर लाया है। जाओ और तमाम रास्ते बंद कर दो। ये सुनकर विलियम परेशान हो जाता है। उधर शाम में वज़ीर सलाहुद्दीन सुल्तान से कहते हैं, मैं अपनी बैत से मुकरने वाला नहीं मेरे सुल्तान। सुल्तान उन्हें रोकते हुए कहते हैं, ये खत वापस लो। तुम जिम्मेदारी के लायक हो या नहीं, इसका फैसला करने वाला सिर्फ मैं हूँ। और तुम्हारा यारुकी के खिलाफ बोला हर लफ्ज़ मेरे लिए था। उसे मारा गया मुक्का मुझे मारने के बराबर था। बिना किसी शर्त के तुम अमीर यारुकी से माफ़ी मांगोगे। इसके अलावा फतह के रास्ते में मेहनत करने वाले अमीर यारुकी को तुम मिस्र दावत दोगे। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो कबूल नहीं करेगा। सुल्तान कहते हैं, फ़ौरन फैसला मत करो, पहले अपनी गलती मानो और दिल से माफ़ी मांगो, देखते हैं फिर क्या होता है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, जैसा आपका हुक्म। सुल्तान मोहब्बत से कहते हैं, शाबाश, अब जाओ और बैत के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। ये सुनकर वज़ीर सलाहुद्दीन पलट जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बंदरगाह पर व्यापार के बाद बालन बहुत खुश होता है और कहता है, अब हमारे पास 2 महीने के लिए गेहूं मौजूद है। मगर उसी वक्त लॉर्ड गया वहां पहुंच जाता है और कहता है, आह बालन, तुमने जो अवामी हीरो बनने की कोशिश की, उसने सच में मेरी आंखों में आंसू ला दिए। मगर चाहे कुछ भी कर लो, कामयाब नहीं होगे क्योंकि तुम एक बागी हो। बालन कहता है, अपने हक का दावा करना बगावत नहीं है लॉर्ड गया। तुमने अपने आदमियों के साथ बंदरगाह पर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। लॉर्ड गया बंदरगाह के इंचार्ज से कहता है, ये बादशाह इमलिक का हुक्म है, गेहूं वापस गोदाम में रखो। ये सुनकर वो गेहूं वापस उतारने लगते हैं। बालन गुस्से से कहता है, व्यापार को हाथ नहीं लगाया जा सकता, कोई भी हमारी व्यापार में रुकावट नहीं डाल सकता। लॉर्ड गया कहता है, ये सिर्फ उन पर लागू होता है जो बादशाह की इताअत करते हैं। अब से एलन में किसी को भी बंदरगाह पर सामान खरीदने या बेचने की इजाज़त नहीं। तुम अकेले हो बालन, बेहतर है कि तुम ये कबूल कर लो। ये कहकर लॉर्ड गया वहां से चला जाता है। उधर शाम में फातिमा खातून वज़ीर सलाहुद्दीन के सामने खाना रख रही होती हैं। अपने बेटे की आमद पर वो बहुत खुश होती हैं और पूछती हैं, बेटे, मिस्र में क्या हालात हैं? वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अवाम परेशान है, रईस फितना फैला रहे हैं, हर तरफ अलगाव की आग है। मैं हैरान हूं कि कहाँ भागूं। फातिमा खातून गमगीन होकर कहती हैं, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत बनाए। तुम जब भी मुश्किल में होते थे उसके कंधे का सहारा लेते थे। तुम्हारे वालिद और तुम्हारे भाई दूर हैं, तुम्हें अपने खानदान को साथ रखना चाहिए था, मगर तुम काहिरा में बिल्कुल अकेले रह गए हो। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कभी कभी मेरे कंधों पर वज़न बहुत ज़्यादा महसूस होता है। वो मेरे और सुल्तान के बीच इख्तिलाफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। फातिमा खातून कहती हैं, मेरे यूसुफ, हमेशा से ऐसा ही है। हर कोई अपनी अक्ल को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन कुछ भी हो जाए, वो कभी तुमसे मुंह नहीं मोड़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।